नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 3 पन्नों का पत्र ईडी को लिख कर के दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल विप सेना के लिए निकल गए हैं, जबकि उन्हें 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना था। और मज़ेदार ये है कि उन्होंने ईडी को जो अपना जवाब भेजा है ना, उसमें खुद को कट्टर ईमानदार बताया है और जो सम्मान ईडी ने भेजा है, उसको उन्होंने अवैध बताया है। अब अगला जो सीन बनने वाला है ना, बहुत ही दिलचस्प बनने वाला है। ईडी के लिए अब केजरीवाल को कोर्ट के ज़रिए पकड़ना बहुत आसान होने वाला है। आपको मैं बता दूँ कि 20 दिसंबर को ईडी को भेजे जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा, आप देख भी सकते हैं इसको। 3 पन्नों का ये पत्र है, 20 तारीख पड़ी हुई है इसके ऊपर, लेट इवनिंग में भेजा गया है। अ, जो मीटिंग हुई है इंडिया अलायंस की उसके बाद। और ये है इसका दूसरा पेज और ये है इसका तीसरा पेज। मैं आपको बताऊँगी कि इन्होंने क्या-क्या लिखा, क्या-क्या लॉजिक दिए हैं और जो इनको पहला नोटिस मिला था, लगभग वैसा ही जवाब इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि जो ईडी ने सम्मन उनको जारी किया है, वो गैर कानूनी है, पहले वाले सम्मन की तरह ही। ईडी को ये सम्मन वापस ले लेना चाहिए क्योंकि ये माय गॉड! क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि ये हमेशा अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति अपने आप को बताते हैं ये। और फिर इन्होंने कहा कि विपश्यना ध्यान केंद्र की जो इनकी यात्रा है, उसके लिए देश, दुनिया और मीडिया सबको पता है। इसके बावजूद उनको 21 तारीख को पूछताछ के लिए बुला लिया है और अपने आप को बहुत ही अनजान बता रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस हैसियत से बुलाया। अगेन द सेम थिंग इज़ रिपीटिंग। फर्स्ट जब समन उन्हें आया था तभी भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे क्यों बुलाया गया, किस हैसियत से बुलाया गया है? क्या वो मुझे संदिग्ध मान रहे हैं या मुझे एक गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं? मुझे ये क्लियर किया जाए। तो ये सब जो बातें हैं ना, एक तो आप देखिए कि ये इरिटेट करने के लिए पर्याप्त है। इससे ईडी और उनकी टीम जो है इरिटेट तो हो ही रही है, लेकिन अब उनके पास एक और रास्ता खुल गया है केजरीवाल को उनके कॉलर से पकड़ने के लिए। लेकिन केजरीवाल की जो ऐश है ना, मस्त चल रही है इस समय। दिल्ली से चार्टर्ड विमान से सवार होकर के अरविंद केजरीवाल जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पर उनकी अगवानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। उसके बाद फिर दोनों लोग बड़े मज़े से मेडिटेशन सेंटर पहुँचते हैं चौहाल के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ के और दोपहर के समय केजरीवाल विपश्यना सेंटर पहुँच गए। और वहाँ पर भी सब लोगों की नज़रें केजरीवाल की तरफ ही हैं। हालाँकि मान जो है रात को रुक करके वापस आ चुके हैं, लेकिन केजरीवाल वहाँ 10 दिन रुकने वाले हैं। और अक्सर वो बेंगलुरु और जयपुर के विपश्यना में जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पंजाब का विपश्यना सेंटर चुना है, जो आनंदपुर साहिब के पास में ही है। और आपको मैं बता दूँ कि इन्होंने ये सेंटर इस बार क्यों चुना है, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं अंदर डर है कि कोई उन्हें विपश्यना सेंटर से उठवा ना ले, उनकी अरेस्टिंग ना हो जाए। और अगर पंजाब के सेंटर में वो रहेंगे तो भगवंत सिंह मान तो हैं ही वहाँ, उनको बचाने के लिए। इसीलिए उन्होंने इस बार पंजाब का सेंटर चुना है। और जब वो उठाए जाएँगे, वो सीन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वो भी आपके सामने जल्दी आने वाला, क्योंकि ईडी सम्मन पे सम्मन दिए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। आप जानते ही हैं कि दिल्ली शराब नीति से जो घोटाला है उससे जुड़े केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही जेल में हैं।
और इस मामले में कई और सारे लोग भी आरोपित हैं जो जेल में हैं। अब केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है और पहले ईडी ने 30 अक्टूबर को समन जारी किया था कि 2 नवंबर को वो प्रस्तुत हों, लेकिन उस समय भी वो भाग गए थे, दिल्ली छोड़ कर के। उन्होंने लॉजिक क्या दिया था कि विधानसभा के चुनाव हैं और वो स्टार प्रचारक हैं, इसलिए उनको अ, अभी वो पहुँच नहीं सकते, अभी वो सामने नहीं आ सकते। और स्टार प्रचारक ने क्या रिज़ल्ट दिया, ये आपके सामने ही है। जितने उम्मीदवार इनके खड़े थे, सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो गईं। ख़ैर वो एक अलग बात है। अब ईडी का जो तीसरा नोटिस अ, होगा ना, वो इनको बड़ा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि ईडी तब तक सम्मन जारी कर सकती है, जब तक केजरीवाल सवाल-जवाब के लिए हाज़िर नहीं होते और मेबी नोटिस जारी करने के बाद अगर केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं, तो कोर्ट भी एक रास्ता है। कोर्ट के ज़रिए आवेदन जमा करके उनके खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी करने की माँग कर सकती है ईडी। इसके अलावा केस की जाँच के लिए अधिकारी उनके घर पर भी जा सकते हैं। एजेंसी उनको गिरफ्तार भी कर सकती है और ये जो गिरफ्तार भी कर सकती है मैं कह रही हूँ ना, ये केजरीवाल के दिलो-दिमाग में कहीं न कहीं बैठा हुआ है। इसीलिए वो भाग रहा है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी विधानसभा चुनाव का बहाना लेके भागते हैं, तो कभी विपश्यना सेंटर के लिए भाग रहे हैं। और शराब नीति केस में सीबीआई ने अप्रैल 2023 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने ऑफिस में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी और वो सुबह 11 बज के 10 मिनट पर ऑफिस पहुंचे थे और रात को साढ़े 8 बजे एजेंसी ने उनको छोड़ा था। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, तो मीडिया से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल-जवाब हुए और एजेंसी सैटिस्फाइड है उनके जवाबों से। अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल वो रिफ्लेक्शन दे रहे थे मीडिया को कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब ईडी ने उन्हें क्यों बुलाया है? और शराब नीति का तो आपको पता ही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च को नई शराब नीति का ऐलान किया था 22 मार्च 2021 में और उन्होंने इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएँगी, ऐसा कहा था। सिसोदिया से जब नीति लाने का मकसद पूछा गया, तो उन्होंने 2 लॉजिक दिए थे। एक तो उन्होंने ये कहा था कि माफिया राज खत्म हो जाएगा, दूसरा सरकारी खजाना बढ़ेगा। अब 17 नवंबर 2021 को नई नीति लागू होती है और इससे शराब के कारोबार में सरकार का कोई दखल नहीं रहा। बिल्कुल इस पूरे बिज़नेस का निजीकरण हो गया, निजी हाथों में चले गई। बड़े-बड़े डिस्काउंट दिए गए और जम कर के शराब की बिक्री हुई, लेकिन सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा। जो ये कहा गया था ना कि सरकार का खजाना बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पैसा आया वो आपकी जेबों में गया। आपकी जेबों मीन्स आम आदमी पार्टी की जेबों में गया। उसमें मुख्य तौर पे जो थे वो थे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्योंकि जो बैठकें होती थी शराब कारोबारियों के साथ उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होते थे। इवन 1-2 बैठकें अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे भी हुई हैं। अच्छा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने की बात सामने लाई। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजीवी के सक्सेना के सामने रखी और कहा कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा बेनिफिट वो दिया है। उधर एलजी ने भी कहा कि उनकी ओर से कैबिनेट को मंजूरी नहीं दी गई है, अपनी मर्ज़ी से ही सारे बदलाव किए गए हैं। तो ये जो मसला है बढ़ता चला गया। एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पे सीबीआई की जाँच की माँग की। 17 अगस्त 2022 को जाँच होती है और केस दर्ज होता है। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफ़सर, 9 बिज़नेसमैन और 2 कंपनियों के लोगों को आरोपी बनाया गया। सब पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत लगभग 31 अलग-अलग राज्यों में 31 ठिकानों पे छापेमारी की गई।
और इस पर सिसोदिया ने ये दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई के मामले की जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया। काफ़ी विवाद बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू कर दी और 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में ये बताया कि शराब की ज़्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई उतनी नहीं हुई है जितनी की दावे किए जा रहे थे, क्योंकि खुदरा और जो शराब कारोबारी थे, वो अलग हट गए थे। फ़ायदा किसे मिल रहा था? जो बड़े कारोबारी थे। सिसोदिया के पास एक्साइज़ डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जाँच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया और अब आप देखिए कि अभी तक वो तिहाड़ जेल में है। उसके बाद फिर संजय सिंह भी उनके पास पहुँच गए। ऑलरेडी सत्येंद्र जैन तो थे ही, लेकिन एक एक्साइज़ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने तरीके से एकतरफ़ा फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। अब अगर मंत्री ये सब कर रहे हैं, तो हाथ तो मुख्यमंत्री का भी रहता है ना। और इसमें अब मनी टेल भी मिल गई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि मनी टेल दिखाई जाए। अब तो ईडी ने मनी टेल कोर्ट में दिखा दी है अपनी चार्जशीट के साथ। इसीलिए अब पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ से बच रहे हैं। इवन उनको अपनी गिरफ्तारी का इतना डर है कि वो इसके लिए रेफरेंडम करवा चुके हैं। लोगों से पूछ चुके हैं कि वो सरकार जेल से चलाएँ या वो रिज़ाइन दें। यहाँ तक वो सोच चुके हैं। इसीलिए वो भाग रहे हैं। 2 बार दिल्ली से भागे हैं। जब भी उन्हें सम्मन मिला ईडी का, वो दिल्ली से भागे। इस बार फिर उन्होंने दिल्ली छोड़ के वो सेंटर पे पहुँचे हुए हैं, मेडिटेशन सेंटर पे। और न जाने वहाँ कौन-सा मेडिटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो ईडी का जो उनको समन मिला है, वो सामने होगा ना। तो किस तरीके से वो वहाँ मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। अब ये जो कृत्य कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये ईडी का जो अगला काम है, वो बहुत आसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ईडी आज़ाद है। उनको अगर वो नहीं उनके हाथ आते, माने समन्स के ज़रिए अगर वो नहीं पेश होते, तो फिर उनके लिए कोर्ट के ज़रिए गैर ज़मानती वारंट लिया जाएगा। उसके बाद आप जानते ही हैं क्या होगा। उसके बाद फिर उनको अरेस्टिंग हो सकती है उनकी, जो उन्हें पता है और अच्छी तरह से वो जानते हैं कि अगला कदम क्या होने वाला है, इसीलिए वो भागते फिर रहे हैं। और सारी स्थिति उन्हें पता है, क्योंकि कानून वो अच्छे से जानते हैं। जब वो ये जानते हैं कि कानून से कैसे भागना है, तो उन्हें ये भी पता है कि कानून किस तरीके से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। अब ईडी एक मेबी एक सम्मन और दे, मेबी ना दे और ईडी कोर्ट्स में एक आवेदन जमा करे, ताकि गैर ज़मानती वारंट जारी करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाले। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसी के बाद जो है आगे की जो सब बातें हैं क्लियर होंगी। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा है मेरा। मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार-बार ईडी के सम्मन के बाद भाग रहे हैं, क्या एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? अगर वो सही हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो क्या उन्हें नहीं ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए? और अगर वो गलत हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आपकी राय भी मैं जानना चाहती हूँ। आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। और एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।